अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में बात बिहार चुनाव और राहुल गांधी की। जी हां, लेकिन पहले आज आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं। दर्शकों, आपको याद है ये गुलाबी 2000 का नोट, और जब ये गुलाबी 2000 का नोट आया था तो लोगों ने क्या क्या नहीं बोला था। उन्हीं सब बातों में एक ऐसी चीज थी, वो है नैनो चिप। याद आया कुछ आपको? 2000 का नोट और नैनो चिप और सो कॉल्ड टेक्निकल ज्ञाता, ये टेक एक्सपर्ट्स, ये मीडिया एक्सपर्ट्स, ये तक वाले और कौन कौन वाले, ये सब खड़े होके सोशल मीडिया पे ऐसे टूट पड़े थे कि मानो 2000 का नोट अपने आप अपनी जीपीएस लोकेशन बताएगा। इसको इस कदर आप लोगों के बीच यानी देश की जनता के बीच प्रचलित किया गया कि काफी लोगों ने, मतलब 140 करोड़ में से करीबन 40-45 करोड़ लोगों को तो सचमुच लगने लगा कि 2000 के नोट में चिप है। लेकिन जब बात निकली थी तो असलियत क्या छुप सकती थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन निकली क्या? ठन ठन गोपाल, ठेंगा, नथिंग, जीरो, जिल्च, कुछ नहीं, फेक न्यूज। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है वोट चोरी में। जी हां, SIR। कोई कह रहा है 10 लाख वोट कम हो गए, कोई कह रहा है 20, अगला कहता है 40, तो दूसरी छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है तू 40 कह रहा है तो मैं कह रहा हूं 80 लाख। और अगर वो, मतलब जिसका जो बस चल रहा है दर्शकों, जिसका जो मन आ रहा है, जिसके जो ख्याल में आ रहा है, ये वही है कि जहां नोट रखोगे अपने आप जीपीएस की लोकेशन से सरकार को बता देगा कि तुमने नोट अपने घर में कौन सी तिजोरी में रखे हैं। याद है कि भूल गए? उसी तरह से किसी से पूछा तो उस महान आदमी ने कह दिया कि आधे बिहार का वोट ही काट दिया जी। किसका? आधे बिहार का वोट। लेकिन यह भी मैं बता रहा हूं, इस मामले में भी जब असलियत निकलेगी तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। और राहुल गांधी तो पानी में भी मोजे पहन के जाते हैं, तो ही शुडंट हैव अ प्रॉब्लम। दर्शकों, बात साफ है और मतलब इट्स क्रिस्टल क्लियर, जैसे कहते हैं ना कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। हार से अपने मुंह छुपाने के लिए, हार से अपना मुंह छुपाने के लिए बहाना ढूंढा जा रहा है। सवाल सिर्फ यही बचा है कि आखिरकार कब तक राहुल गांधी बहानों के पीछे छुपते रहेंगे? टिल व्हेन, पूछता है भारत। कब तक? वो राहुल गांधी जो अब सो कॉल्ड परिपक्व हो गए हैं भारत की यात्रा करने के बाद, वो राहुल गांधी जो अब सो कॉल्ड भारत की भावनाओं को समझते हैं, वो क्यों कारणों के पीछे छुप रहे हैं? वो क्यों बहानों के पीछे छुपते हैं? कभी ईडी, कभी सीबीआई और अब इलेक्शन कमीशन तक। जी हां, इलेक्शन कमीशन तक। राहुल गांधी या कांग्रेस ने कभी भी करप्शन मिटाने की बात की? वो 1 रुपये का सिर्फ 15 पैसा जनता तक क्यों पहुंचता था, 85 क्यों नहीं, उस पे बात की? उसको खत्म करने की बात की नहीं, बल्कि जो उस करप्शन को उजागर करा या जिस एजेंसी ने उसको निशाना बनाया, राहुल गांधी और कांग्रेस ने उसको टारगेट किया। ईडी से लेकर सीबीआई और अब उनके वो सलाहकार, उनके दरबार के वो दरबारी, वो सलाहकार अपने, मतलब आप समझ रहे हैं, वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे बताएं कि राहुल गांधी अब हार चुके हो बिहार, राहुल गांधी एक और इलेक्शन अब हार चुके हो। तो वो राहुल गांधी के सलाहकारों ने किसी तरह से, और मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इतनी मशक्कत लगती होगी राहुल गांधी को यह समझाने के लिए, यह समझा दिया है उन्होंने अपने झूठे
झूठे वायदों से, अपने झूठे प्रूफ से कि एसआईआर यानी वोट चोरी, यानी वोटर गायब, यानी इलेक्शन कमीशन ने आधे बिहार को गायब कर दिया, आधे बिहार को। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ये मान चुके हैं कि वो बिहार का इलेक्शन हार चुके हैं। They have already lost. राहुल गांधी has accepted defeat. तेजस्वी यादव अनंत सिंह के गढ़ में, अनंत सिंह के एरिया में घोड़े पे चढ़ के अनंत सिंह को हुंकार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे जमीन पे इलेक्शन लड़ना है। ये वही तेजस्वी यादव है जिसने राहुल गांधी को धीरे धीरे बताते, राहुल जी इशू ये है, बिहार का इशू महंगाई है, युवा है, बेकारी है। लेकिन उन सो कॉल्ड राहुल गांधी के दरबारियों ने, उन कांग्रेस के दरबारियों ने राहुल गांधी को यह समझा दिया है कि हम हार रहे हैं, और हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल भारत सरकार वैसे कर रही है जैसे ईडी का किया गया था। कांग्रेस और राहुल दोनों को सिर्फ हार का ठीकरा किसके सर फोड़ना है, वो उसकी तैयारी कर रहा है, और कोई कारण नहीं है। इस सारे लब्बो लुबाब, इस सबका लब्बो लुबाब यह है कि देखो जी हम इलेक्शन हार चुके हैं, अब बहाना चाहिए। क्योंकि उन सो कॉल्ड एडवाइजर्स का राहुल गांधी को जब रिजल्ट आएगा और जब गुस्सा आएगा राजकुमार को, तो राजकुमार ढूंढेंगे अब किसकी कुर्सी जाएगी। अब दिग्विजय सिंह नहीं है, अब जयराम रमेश नहीं है, अहमद भाई इस दुनिया में नहीं है, तो किसके ऊपर? कमलनाथ को दरकिनार कर दिया। अब किसकी बारी है? तो सब अपने अपने कुर्सी बचाने के लिए एक नया ईवल। अगर आप पुरानी गाथाएं सुने तो जो राजा के दरबारी होते थे, वो जब राजा को जंग हारता था तो अपना हार का ठीकरा सेनापति कहता था, सर मेरी गलती नहीं है। मिलिट्री एडवाइजर कहता था, सर मेरी गलती नहीं है, सर हमारे को तो अपने ने धोखा दे दिया, ताकि उनके ऊपर कुछ ना आए। गुस्सा किस पे निकले? इलेक्शन कमीशन। असली दिक्कत है आपकी पार्टी राहुल गांधी, असली दिक्कत है आपकी सोच, असली दिक्कत है कि आप अभी तक आपने यात्रा तो कर ली लेकिन भारत की जड़ से नहीं आप जुड़े हैं अभी तक। राहुल के इन एडवाइजर्स ने, इन सो कॉल्ड एडवाइजर्स ने यह समझा दिया कि अब राहुल गांधी का निशाना ज्ञानेश कुमार है, और ज्ञानेश कुमार इज जस्ट अ पर्सनालिटी। बात इलेक्शन कमीशन की है, यह बात अब देश की जनता समझती है, और बिहार की जनता तो सबसे पहले वो समझती है कि एसआईआर और वोट चोरी के जाल में फंसाकर राहुल के सलाहकार उन्हें जीत से तो दूर कर ही रहे हैं, लेकिन असलियत से भी उतना ही, यानी कोसों दूर कर रहे हैं। और बिहार की असलियत आपको पता है क्या है? एंड प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा, बिहार की असलियत जाति है और विकास है। जाति बिहार से मिटती, और विकास आज भी 90% बिहार से और बिहारियों से कोसों दूर है। दिस इज द रियलिटी ऑफ बिहार। जाति और विकास, जाति बिहार से मिटाते नहीं मिटती है, और विकास आज भी 90% बिहार और बिहारी से कोसों दूर है। यह है वो दो रियलिटी बिहार की। अगर राहुल गांधी समझ जाएं तो उनके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन मैं कहता हूं ना, जो व्यक्ति अपने एडवाइजर्स, अपने सो कॉल्ड एडवाइजर्स के जाल में ऐसा फंस गया हो, और वो एडवाइजर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हो, तो ये होता है। जाति एक ऐसी असलियत है जो बिहार से मिटाते नहीं मिटती है। नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, एड़ी चोटी का। गरिमा अभी डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे प्लीज। जाति, यस थैंक यू। जातियों की बात है तो जरा डिवीजन की बात हो जाए दर्शकों। नौनिया जाति 1.9% कहते हैं ये जेडीयू की तरफ जाती है। यादव 14.26% ये आरजेडी के हैं। बेनागा लालू प्रसाद यादव यादवों की राजनीति करते हैं। ब्राह्मण 3.65 बीजेपी। राजपूत
3.45 भारतीय जनता पार्टी, कायस्थ 0.6%, बीजेपी, कुर्मी 2.87%, जेडीयू एके नीतीश कुमार, ये जेडीयू के साथ तब तक है जब तक नीतीश कुमार, कुशवाहा 4.2%, जेडीयू, तेली 2.81%, बीजेपी, भूमियार 2.86%, बीजेपी, धानुक 2.13%, जेडीयू, सोनार 0.68%, भारतीय जनता पार्टी, कुम्हार 1.4%, ये बीजेपी, जेडीयू और रीजनल पार्टीज के बीच में जाते हैं। ये बात आपको समझना है। मुसहर पे आप जाएंगे 3.08%, एलजेपी और एचएम के बीच में ये जाते हैं। बढ़ई 1.45%, ये मिक्स है। नाई 1.59%, ये मिक्स है। और ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये 2022 का जातीय जनगणना के डेटा के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं। मुझे आज जब मैं ये डिवाइड कर रहा था, जब मेरी टीम ने मुझे लाके बोला जातियों के बजाय अगर मुझे ये पता होता कि इन जातियों में कितना विकास हुआ है तो आई वुड हैव लाइक्ड इट मोर। मतलब इन जातियों में कितना विकास, कितनों को कितनी नौकरियां मिली, कितना विकास हुआ, लेकिन उसका कोई डेटा नहीं है। और ये असलियत है। ये बिहार की जनता को सोचना है, ये देश की जनता को सोचना है कि आप इसी तरह जातियों में बंट के, जैसे ये ग्राफिक आप देख रहे हैं, कोई रंग किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कोई रंग किसी को चाहिए वो दिखा दिया। इसी तरह से बंट के, कोई आरजेडी का है, कोई बीजेपी का है, कोई हम का है, कोई एलजेपी का है, विकास का कौन है? क्या बीजेपी सचमुच बिहार में विकास की बात कर रही है या उसने भी जाति के आगे घुटने टेक दिए? क्योंकि जाति मिटाए नहीं मिट रही है और विकास लाए नहीं लाया जा रहा है बिहार में। दिस इज द रियलिटी ऑफ बिहार। क्षेत्र की बात कर लेते हैं। गर्मा द क्षेत्र ग्राफिक्स प्लीज। डिवीजन वाइज चलते हैं। पूर्णिया डिवीजन कहा जाता है, पूर्णिया डिवीजन आरजेडी के पास रहती है। इसके अंदर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार है। डिवीजन नंबर 2 भागलपुर डिवीजन। भागलपुर डिवीजन कहते हैं भाजपा के पास है। भागलपुर, बांका, कोसी डिवीजन जेडीयू के पास है। इसके अंदर सुपौल, मधेपुरा और सहरसा है। मुंगेर डिवीजन फिर भारतीय जनता पार्टी इसको जीत के ले जाती है। इसके अंदर खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर और लखीसराय। इसमें कितना विकास हुआ कोई डेटा नहीं है। शेखपुरा और जमुई भी है। मुंगेर में शेखपुरा और जमुई भी है। जमुई जहां से चिराग। दरभंगा डिवीजन बीजेपी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। पटना डिवीजन ये बीजेपी और जेडीयू के बीच में डिवाइडेड है, बटी हुई है। पटना डिवीजन में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर है। मगध डिवीजन ये आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का भी वर्चस्व है। यहां पे ये नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। तिरहुत बीजेपी और इंडिपेंडेंट्स के बीच डिवाइडेड है। इसके अंदर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। सारण डिवीजन ये बीजेपी और आरजेडी यानी बीजेपी और लालू जी के बीच में डिवाइडेड है। इसमें सारण, सिवान और गोपालगंज है। ये क्षेत्र में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ है। क्या एक कोई डेटा है कि विकास में बटा हुआ? किस जिले में कितना विकास हुआ, किस डिवीजन में कितना विकास हुआ? ये मैं कैसे ना पूछूं बीजेपी से, ये मैं कैसे ना पूछूं आरजेडी से, ये मैं कैसे ना पूछूं जेडीयू से? क्योंकि नीतीश कुमार ने अगर एक काम बहुत अच्छा किया है तो वो लॉन्ग जंप का नहीं, वो हर्डल्स का है। पिछले 5 साल में एक हर्डल पार किया बीजेपी, दूसरा हर्डल पार किया आरजेडी, फिर तीसरा आया तो फिर बीजेपी, चौथा आया फिर आरजेडी। जनता कहां, विकास कहां? जब बीजेपी के साथ आए तो बोला आरजेडी गलत है, जब आरजेडी के साथ आए तो बोला बीजेपी गलत है। अभी इलेक्शन आया, पता है नरेंद्र मोदी का ट्रम्प कार्ड है, नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे सब पे, नरेंद्र मोदी के साथ आ गए। बीजेपी के पास स्टेट लीडरशिप नहीं है, बीजेपी के पास क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं है। बहुत कोशिश किया है, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं है। किस पे निर्भर है? नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी। बात अमित शाह की। अमित शाह कल देर रात पटना पहुंचे हैं। वो विजुअल्स अगर हैं हमारे पास तो कृपया चला दीजिए। कल रात को
कल रात को कैसे नीतीश कुमार ने आओ भगत की है अमित शाह की, जो देखने वाले हैं उन्होंने देखी है, देखा है उन्होंने किस तरह से आओ भगत हुआ है अमित शाह का। इट्स अ मैसेज, ये क्लियर मैसेज है कि बीजेपी इज द बिग ब्रदर। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूं, बात विकास की कौन कर रहा है? और कब तक कांग्रेस, कब तक विपक्ष, आखिर कब तक बहाने ढूंढेगी? 2014 में शुरू हुआ, 19 में ईडी सीबीआई आया, कभी कुछ और जुड़ा, कभी कुछ और जुड़ा, 24 आते आते ईसी आ गया, अब एसआईआर आ गया। कब तक नए बहाने ढूंढेंगे? कब तक हार का ठीकरा किसी और के सर पे डालेंगे? कभी तो सोचिए कि आपकी भी पॉलिसी गलत है, कभी तो सोचिए कि आपका भी रास्ता गलत है। ये बिहार है, जो मैंने कहा था, एक बार फिर दोहरा रहा हूं और उसके बाद डिबेट पे जा रहा हूं सीधा। अगर देश की राजनीति की, अगर भारत की राजनीति का दिल उत्तर प्रदेश है तो उसकी नब्ज बिहार है। सिद्धार्थ यादव ऑफ द बीजेपी, सिद्धार्थ यादव ऑफ द बीजेपी, अनंत विजय, रत्नाकर त्रिपाठी, मृत्युंजय तिवारी, पंकज शर्मा जी, मनोज सिंह जी, सब मेरे साथ हैं। सिद्धार्थ, कब तक आप बोलेंगे कि बिहार में विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पास नहीं था? आज नीतीश आपके साथ हैं, कुछ महीनों पहले आरजेडी के साथ, उससे पहले कुछ महीने आपके पास थे। जाति बिहार की असलियत है, असलियत है तो मान लीजिए क्या बीजेपी के विकास ने बिहार की जाति के आगे घुटने टेक दिए हैं? सिद्धार्थ यादव ऑफ द बीजेपी, सिद्धार्थ जी बताइए। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे नहीं लगता, और बिहार के किसी भी व्यक्ति से आप जाकर के पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि बिहार ने वास्तव में एनडीए के शासनकाल में कितना बड़ा परिवर्तन देखा। आप देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं ऐश्वर्या जी, और आप बिहार की स्थिति से किसी से भी ज्यादा अवगत हैं, और धरातल में क्या बिहार में चला करता था, क्या जंगल राज था, कैसे कोट जंगल राज बताया करते थे, कैसे अपहरण की राजधानी वो बन चुकी थी, और कहां से विकास की गाथा शुरू हुई, ये आपसे बेहतर नहीं जानता होगा कोई। बिहार में एक एक व्यक्ति जानता है, और आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं, जब 2005 के अंदर जब विपक्ष का सत्ता में थी और आरजेडी सत्ता छोड़ करके गई, तो बिहार का बजट था 23,000 करोड़। वो बढ़कर के अगर 3.17 लाख करोड़ हुआ तो वो एनडीए के शासनकाल में हो पाया। अगर आज यूपी को, बंगाल को पीछे छोड़ करके प्रति व्यक्ति आय में बिहार 66,828 रुपए पर पहुंच पाया है, तो ये एनडीए शासनकाल के कारण पहुंच पाया है। अगर बिहार में लोगों की एक आशा जग पाई, बिहार जो कि महीने सरकार रही, कितनी समस्याओं से ग्रसित था। एवरीवन ऑनर गर्मा जी, थैंक यू। मैं सिर्फ इतने नहीं, सिद्धार्थ अभी मैं आपसे पूछूं, पिछले 5 साल में बीजेपी कितने महीने शासन में रही है? देखिए, एक कांस्टेंट रहा है बिहार में, दैट इज नीतीश कुमार। आरजेडी और आप आते जाते रहे हैं। आप मुझे बताइए, 12 पंजे 60 महीने हुए, कितने महीने आप शासन में रहे? कितने महीने आपने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बुलाया है और कितने महीने कुशासन बाबू बुलाया है? आप वो स्पीच नीतीश कुमार की भूल गए हैं क्या विधानसभा में? मैं एज ए पत्रकार नहीं भूल सकता, आनंद दादा नहीं भूल सकते। देखिए, नीतीश कुमार आज बीजेपी की मजबूरी है, लेकिन बिहार की मजबूरी नहीं है। बिहार से जाति मिटाए नहीं मिट रही है और विकास लाए नहीं लाया जा रहा है। वो कौन सा ब्रिज है भैया, वो कौन सा ब्रिज है बिहार में जो बारिश में नहीं टूटता? इस बार तो बिना बारिश के ही टूट गया। कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? कौन से विकास की? और जाति को आप सिद्धार्थ कब तक नजरअंदाज करेंगे? मैं भी चाहता, मैंने बोला ना, मैं चाहता था कि ये ग्राफिक्स अगर मैं विकास पे बनाऊं कि किस जिले में कितना ग्राफिक हुआ, मतलब किस जिले में कितना विकास हुआ, किस क्षेत्र में कितना ज्यादा हुआ। मैं जानना चाहता था पूर्णिया डिवीजन में कितना विकास हुआ इन कंपैरिजन टू भागलपुर, in comparison to Kosi, in comparison to Munger, in comparison to दरभंगा, पटना, मगध, तिरहुत, सारण, है ही नहीं कहीं। क्योंकि सबको सिर्फ यह देखना है कि भैया जाति एंड जाति, कि भैया ब्राह्मण बीजेपी का है तो कुर्मी नीतीश कुमार के साथ है, यादव अगर आरजेडी का है तो नौनिया जेडीयू के साथ है। एंड दिस इज द रियलिटी, ये रियलिटी है। अभय कुमार, मैं विपक्ष के पास जाऊं, नंबर क्रंचर है मेरे साथ अभय कुमार। अभय, जाति की रियलिटी बताइए इन सारे राजनेताओं को। अभय, सिद्धार्थ जी आ रहा हूं वापस, लेकिन सुनिएगा अभय, सिद्धार्थ मैं मानता हूं
बार स्लो हो जाते हैं, लेकिन नंबर देखिए भाई, अगर हम बात करें तो बिहार एक जातिगत आधार पर वोट करने वाला एक रियलिटी वाला एक स्टेट है। बिहार में जातिगत एक जाति एक ऐसी चीज है जो जाति नहीं है, और हर बार अंत में जो वोटर्स होते हैं वो जाति पर आ जाते हैं। इसका अगर हम सच पूछिए तो लोगों को मैं अगर मुस्लिम वर्ग को बात करें तो मुस्लिम वर्ग चूंकि बीजेपी के विरोध में वोट करने का पूरा पूरा मन बनाया रहता है, इसीलिए उसके खिलाफ एक पोलराइजेशन अगर आता है वो एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा मैं यादव वर्ग को कहता हूँ, यादव वर्ग है कि किसी भी कीमत पर आरजेडी को वोट करेगा, दूसरे को उसके विरोध में मतलब आरजेडी को वोट करेगा, तो अन्य जातियां भी देखती है कि चलो वो अपनी जाति को वोट करा था, क्यों नहीं वो अपनी जाति को वोट करे या इस पार्टी को वोट करे। तो कहने का तो मैं अच्छे से मैं किसी पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं कि ये दो लोग जो है जो एकदम इलेक्शन को पोलराइज कर देते हैं कि नहीं भैया हमको इस तरह से ही वोट करना है। और जाति वर्स्ट ऑफ द टाइम तो जाति जो होती है वो उसी आधार पर वोट करती है। तो मैं तो इसको अब 2 लाइन ऐसे ही समझ जी। आप इसको ऐसे देखते हैं। रत्नाकर जी आ रहा हूं, मृत्युंजय जी आ रहा हूं, मनोज जी के पास मैं अभी राजनेताओं के पास आऊंगा, आनंदा आपके पास आ रहा हूं। उसके बाद मनोज जी, ओबीसी और ईबीसी मिला के बिहार में 63.14% बनाते हैं। 63.14% ओबीसी और ईबीसी मिला के मनोज भाई। इसके अंदर यादव 14.26%, कुशवाहा 4.21%, कुर्मी 2.87%, तेली 2.81%, महादलित और दलित मिला के यानी एससी 19.65%, मुस्लिम 17.70%। इसके अंदर शेरशाहबादी, सूरजपुरी, अंसारी तीनों। अब आप जनरल में आ जाइए, जनरल 15.52% है। घर में अगर आप ग्राफिक चला सके मैं, भूमिहार 2.86%, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ तीनों मिला के, एसटी 1.68%। मैं कह रहा हूं कोई विकास की बात ही नहीं कर रहा मैं। मेरे पास बीजेपी का, आरजेडी का, जेडीयू का, तीनों का भाई पत्रकार हूं। इन्होंने जो अपने सर्वेस कराए अंदर से, सब कास्ट बेस्ड है, कोई डेवलपमेंट पे है ही नहीं, सब कास्ट बेस्ड है, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग आरजेडी, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव, इंक्लूडिंग चिराग पासवान। हर एक नेता मनोज जी कास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। कास्ट नहीं तो फिर पुरुष और महिला पे आ जाते हैं कि 52.37% पुरुष है तो 47.63% महिलाएं। अब उसमें से देखते हैं कि सामान्य वर्ग की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, आदिवासी की कितनी है, दलित, मतलब इतना माइक्रो एनालिसिस जातियों पे है। अगर इसका 10% भी आनंद दादा विकास पे हो जाए तो बिहार की तो सूरत अपने आप बदल जाएगी। मनोज जी देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राजनीति के आत्मा जातियां हैं, और ये बिहार के लिए ही नहीं पूरे भारत भर के लिए आप मान के चल सकते हैं। बिहार में कम बेसी की आप आकलन कर सकते हैं। जहां तक रही बात की विकास की बातें क्यों नहीं की जा सकती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे जातीय ध्रुवीकरण का आरोप लगता है, उसी तरह से विपक्षी पार्टियों के ऊपर यह लगता है कि जातियों के ऊपर खेल खेलना चाहते हैं। बिहार की अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आरजेडी के पास वो वोट नहीं आ पा रहे हैं जो उनके मुस्लिम और यादव वोट के पास सिवा कोई और वोट है। तो ऐसे स्थिति में ये कांग्रेस को लाकर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माना गया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव जब गए कांग्रेस के साथ तो शेड्यूल कास्ट का वोट उनके पक्ष में ट्रांसफर हुआ। तो आज आरजेडी को ये उम्मीद बनी हुई है कि शायद हम बिहार में उनके साथ चुनाव पे लड़ने जाएं, तो जो शेड्यूल कास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन के समय भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई थी तो वो उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बीजेपी के एक मैं कहूंगा कि रणनीति इतनी अच्छी रहती है चुनाव को लेकर कि उनके सारे जो मैनेजमेंट है बड़े तरीके से काम करते हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर का भी आप भूमिका देख रहे हैं, अभी कुछ दिनों के बाद AIMIM के ओवैसी जी आएंगे, और ये सब जो है जिस तरीके से ध्रुवीकरण को बनाएंगे, और तब जाकर हमें पता लगेगा कि बिहार की पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जो है अपने खुद ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, और वैसे स्थिति में माना जा रहा था कि वो ब्राह्मणों का वोट खींचेंगे, और ऐसे जब ब्राह्मणों का वोट खींचेंगे तो उससे बीजेपी को काफी नुकसान होता दिख रहा था। लेकिन उनका एक एरिया बना
अब प्रशांत किशोर जी ने किया क्या कि उन्होंने फॉरवर्डों को न देकर ओबीसी को कह रहे कि सबसे ज्यादा मैं सीट दूंगा, जिससे कि सबसे ज्यादा डर किसी में बना हुआ तो आरजेडी को लेकर बना है कि यदि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और ओबीसी से ये लीडर लाते हैं और हमारे पास ब्राह्मण वोटरों का जुटाव होगा तो ऐसे स्थिति में ये हमारे लिए काफी नुकसान दे सकते हैं। और उनका क्योंकि आप बात प्रशांत किशोर की कर रहे हैं, तो आनंद दादा, प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी, तेजस्वी यादव भी जानते हैं, राहुल गांधी भी और अमित शाह भी। अमित शाह बाय द वे, आनंद दादा इज नॉट ऑन एयर, कैन आई हैव आनंद दादा ऑन एयर? थैंक यू वेरी मच। इसमें से इन्होंने 75 मुस्लिम और 75 अति पिछड़ी समुदाय के लोगों को टिकट देने की घोषणा की है। यानी 243 में से 150 सीटों पर मनोज जी जो कह रहे थे, ये इन दो जातियों को केंद्र में रखते हुए कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का गढ़ कहा जाता है या इनकी जो मजबूत पकड़ है वो कहा जाता है समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर में है। सामान्य पकड़ मतलब ही ओके इन सिवान, गोपालगंज, सारण, पटना, नालंदा, गया, दरभंगा, मधुबनी। मोटा मोटा यह कहा जा रहा है कि देखो भैया, जब दो बड़े अलायंस होते हैं उसमें से कम 10 से 15 ऐसे मजबूत कैंडिडेट होंगे दोनों तरफ को मिला के, जिनको टिकट ना बीजेपी वाले दे पाएंगे, ना कांग्रेस वाले, ना आरजेडी वाले, ना जेडीयू वाले। वो 10-15 कैंडिडेट कहां जाएंगे? कैन आई हैव द स्टेट ग्राफिक्स? वो 10-15 कैंडिडेट आएंगे प्रशांत किशोर के पास। उन 10-15 में से 4-5 जीत जाएंगे। उन 4-5 में से आप 5-7% वोट ले जाओगे। उस 5-7% वोट के लिए प्रशांत किशोर खेल रहे हैं। बट इज प्रशांत किशोर द रियल किंग मेकर? क्या प्रशांत किशोर सचमुच किंग मेकर है? आनंद दादा, देखिए, प्रशांत किशोर किंग मेकर हैं या नहीं, ये तो चुनाव के बाद हम सब लोगों को पता चलेगा ऐश्वर्य जी। लेकिन जिस प्रकार से आपने जाति की बात की और प्रशांत किशोर अपने तमाम उसमें जाति के विरुद्ध बात करते हैं। बिहार में जाति एक समस्या है, जातिगत आधार पर वोट होते हैं और वो देश से जातिगत आधार पर वोट होने का बिहार का औसत सबसे ज्यादा होगा। मुझे लगता है अगर देश भर में देखा जाए कि जाति के आधार पर कैसे वोट होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है कि एक जाति से कोई सरकार नहीं बना लेता। सिर्फ तेजस्वी जी 15% यादवों के साथ या 14% और मुस्लिम भी जोड़ ले उसमें एमवाई समीकरण के साथ, तब भी सरकार उनकी नहीं बनती। इसी तरह से नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी के अपने जिनको भी कहा जाता है उनके आधार पर नहीं बढ़ते हैं। दरअसल बिहार को लेकर एक भ्रम फैलाया गया और एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया गया कि जाति के आधार पर, क्योंकि वहां जातिगत जो सेनाएं थी, जो नरसंहार का दौर बिहार ने देखा, उसके बाद से ये चीजें और गाढ़ी हुई कि अपने अपने सनलाइट सेना से लेके पता नहीं कौन कौन सेना वहां पर थी, जो अब तो नाम भी लोग नहीं लेते हैं उसका, पिछले 20 वर्षों से, तो उनके आधार पर ये जाति वाली व्यवस्था आई। लेकिन प्रशांत किशोर की बातें लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं और जिस प्रकार से वो जातियों का निषेध करते हैं, जिस प्रकार से वो मुसलमानों के बीच में जाकर उनको स्पष्ट रूप से संदेश देते हैं कि नेताओं ने तुम्हारे बीच तुम्हारे बच्चों के लिए क्या किया, अपने बच्चों के लिए किया, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार अगर बहुत ज्यादा सीटें नहीं भी ला पाए तो 2030 में प्रशांत किशोर एक बहुत गंभीर उम्मीदवार के तौर पर, पार्टी के तौर पर बिहार में रहेंगे। अगर उतने दिनों तक रह पाए, जैसा कि उनकी बातचीत से लगता है वो रहेंगे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली में हम लोगों ने केजरीवाल जी को भी देखा, इसके पहले और भी कई प्रयोग हुए। असम गण परिषद के सारे छात्र आए थे और उन्होंने चुनाव को स्वीप किया था। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर में एक पोटेंशियल है और जिस प्रकार से जाति पाति से ऊपर उठकर बिहार की जनता को एक संदेश विकास का दे रहे हैं, जिसकी अपेक्षा आज आप अपने शो में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता उनकी ओर आकृष्ट है। लेकिन अंत समय में क्या होता है, कुछ जातियां जनेऊ लेके घूम जाती है, कुछ जातियां अपने संबंधों का, अपने रिश्तों का हवाला देने लगते हैं कि 3 साल से हम आपकी सेवा कर रहे हैं और हमें नहीं जिताएंगे तो क्या होगा। ओके, तो अंत समय में जाति ही आ जाता है। लेकिन बस 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं कि आपने जो कहा कि बिहार में विकास दिखता, मतलब क्षेत्रवार विकास नहीं दिखता है। दरअसल वो क्षेत्रवार विकास इसलिए नहीं दिखता कि कोई उसकी बात नहीं करता। विकास बिहार में बहुत हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, मूवमेंट बहुत आसान हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो बहुत ज्यादा थी 20 पर ये कब हुआ है? जब आरजेडी थी या जब बीजेपी थी? आनंद दादा, हुआ है तो कब हुआ है? जब आरजेडी थी या जब बीजेपी थी? क्योंकि सिर्फ जेडीयू कांस्टेंट है, बाकी तो दोनों बदलते रहे। मृत्युंजय जी, ये क्या है?
मृत्युंजय जी, क्या है बिहार? बिहार से जाति जाति नहीं और विकास आता नहीं। मृत्युंजय तिवारी जी। जी देखिए ऐश्वर्य जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज डिबेट का चुना है, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पूछता है बिहार कि 20 वर्षों से है एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, कि कहाँ है विकास? अब विकास तो वहाँ चूहा का हो रहा है। कोई पुल पुलिये गिर रहे हैं तो कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि चूहा ने पुल कुतर दिया, बांध, इसलिए गिर गए। शराब थाना में पकड़ा जाता है तो कई लीटर शराब चूहा कहा जाता है पी लिया। तो ये तो अस्पतालों से आंख लेकर चूहा भाग जाता है मरीज का। तो यही विकास हो रहा है बिहार में। भ्रष्टाचार का देखिए उदाहरण, एक अधिकारी के यहाँ छापा पड़ना था, रात भर गेट नहीं खोला गया और नोट को जलाया गया। इतना नोट को जलाया गया, नाला जाम हो गया। ये तो भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की बहार है। ये नीतीश सरकार है डबल इंजन की, 20 वर्ष से सत्ता में है, अपनी कोई उपलब्धि नहीं बता रहे। मच्छर भी काट रहा तो कहते 2005 के पहले वाला लालू जी वाला मच्छर है। यही विकास हुआ है। ये जो सरकार है 20 वर्षों में हर मानक में, हर इंडेक्स में, नीति आयोग की रिपोर्ट लीजिए, हर ओर से रिपोर्ट आ रहा है बिहार फिसड्डी है, गरीबी में नंबर 1, पलायन में। मैं आपकी बात मानूं, बेरोजगारी में तो भी तो उसमें आधे से ज्यादा तो आरजेडी का समय है। मैं अगर आपकी बात मानूं भी, उसमें भी तो आधे से ज्यादा आरजेडी का समय है। मृत्युंजय भाई लीजिए ना, तेजस्वी, अरे आधे में तो तेजस्वी यादव ना डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में हाँ क्या कर दिया? चांद ले आए बिहार में, क्या किया? इसलिए तो 5 लाख नौकरियां बांटी, पटना को पेरिस बना दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन। अरे बिहार में बाहर आया, नौकरी का बाहर आया। किसको? आपको मिला नौकरी? नौकरी की बाहर आपके घर में कितनों को मिला नौकरी? पॉलिसी बनाई, आप बताइए। नहीं, आपके घर में कितनों को मिला नौकरी बताइए, बाकी बात छोड़िए। आपके कहां नौकरी आया? अरे मैं कह रहा हूं, मैं बीजेपी से, आरजेडी से पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। बीजेपी से, आपसे मृत्युंजय जी, कैसे नहीं पूछूं? आपने बोला वो अफसर, अच्छा आपने कहा वो अफसर जिसने अपने घर में नोट जला के, गांधी जी की तस्वीर जला के, गांधी जी की तस्वीर जला के नोट पे नाला जाम कर दिया। मृत्युंजय जी, तो मुझे ये बताइए, क्या वो अफसर जब तेजस्वी यादव थे डिप्टी सीएम तब वो अफसर नहीं था? सरकार के, तब वो अफसर नहीं था? सरकार के अधिकारी, तब वो अफसर नहीं था। यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ। आपको ये नहीं पता क्या करना है, कब करना है। जाति से जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। रत्नाकर त्रिपाठी और पंकज शर्मा के जाने से पहले मैंने ये कहा था, रत्नाकर जी ये हार का ठीकरा किसके सर फोड़ना है? ब्रेकिंग गरमाने है। हार का ठीकरा आप किसके सर फोड़ना चाहते हैं? ये राहुल गांधी ने फिर एक बार क्या किया? आनंद जी जरा सुनिएगा। सिद्धार्थ, जस्ट लिसन टू दिस। कैन आई हैव द ट्वीट ऑन एयर प्लीज? गरिमा, ट्वीट ऑन एयर, ट्वीट की तस्वीर ऑन एयर कीजिए प्लीज। ट्वीट किया है इन्होंने, यही ये सबसे अच्छा कर सकते हैं। नहीं, मुझे वो टेक्स्ट चाहिए गरिमा। ये टेक्स्ट जो पढ़ नहीं पा रहा है, मैं उनके लिए बता देता हूं। राहुल गांधी ने करा है, और राहुल गांधी लिखते हैं, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी। सिद्धार्थ ध्यान से सुनिएगा। संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। ये भी जेन जी करेंगे, ये भी जेन जी करेंगे। आनंद जी समझ रहे हैं आप? नेपाल में जो हुआ बहुत हल्के से, जिसे कहते हैं ना घुमा के, जिसके एक्सपर्ट रत्नाकर त्रिपाठी हैं। बट दी ओनली आयरनी इज कि रत्नाकर त्रिपाठी राहुल गांधी को एडवाइस नहीं कर रहे, उनको करने नहीं दे रहे। किसी भी समझदार आदमी को राहुल गांधी के 10 कदम के आसपास आने नहीं दिया जाता है। यह एक रियलिटी है कांग्रेस पार्टी की। रत्नाकर जी, अब आपको भारत में जेन जी का आंदोलन कराना है, और इसमें भी संविधान बचाएंगे जेन जी। ये सब कुछ क्या है आनंद जी? सिद्धार्थ यादव ऑन द अदर साइड, रत्नाकर त्रिपाठी एंड पंकज शर्मा, 3 पीपल। थैंक यू। रत्नाकर जी, क्या है? पहले आप एसआईआर बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे आधे बिहार का वोट चला गया। आप पहले मान चुके हैं कि आप हार गए। अब जो सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं, जो अभी इस समय एडवाइजर्स हैं सो कॉल्ड, राजकुमार जी के, राहुल गांधी जी के, वो राहुल गांधी के साथ अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे, तो बहाना ढूंढ रहे हैं। कोई बहाना नहीं मिल रहा है तो बोल रहे हैं देखो अब ईडी नहीं चलेगा, सीबीआई नहीं चलेगा, इनकम टैक्स नहीं चलेगा, जीएसटी नहीं चलेगा, नया क्रिएट करो।
तो इलेक्शन कमीशन क्रिएट हो गया। रत्नाकर जी, कब तक हार का ठीकरा एजेंसी पे फोड़ेंगे? कब तक ज्ञानेश कुमार जैसे अफसरों पे किसी और पे करते रहेंगे? उससे इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। और ना भारत में नेपाल जैसा जेनजी प्रोटेस्ट नहीं होने जा रहा है। रत्नाकर जी, ये बता दीजिएगा आप जिसको भी बताते हैं कांग्रेस में। रत्नाकर त्रिपाठी। ऐश्वर्य जी, गलत फहमियां मिटा दीजिए पहले। हाँ, पूरे विश्व में व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन जब भी होता है तो उस समय की जेनजी ही करती है, आप नहीं करते हैं। आप कभी जेल गए भी नहीं होंगे आंदोलनों में। मैं 6 बार गया हूं, 4 महीना के लिए गया हूं। जेनजी जब मुझे था ना, पूरा भरोसा है। आप बोलते हैं 6-8 साल के लिए गया हूं, वो भी मैं मान लेता हूं। पूरी बात सुनिए। बोलिए ना, मेरे को पूरा भरोसा है। से कभी नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए कि ये 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कहां गया? हर साल 22 करोड़ हो जाते अब तक। जेनजी जरा भी नहीं उसमें होती। आप आरजेडी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस से पूछ रहे हैं। कसम से उस चोर ज्ञानेश कुमार से पूछ लीजिए जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने डिजिटल वोटर लिस्ट इसलिए हटा दी कि दैट कैन बी मैनिपुलेटेड, और आज उनके ट्वीट में आ रहा है कि वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती। दो में से कौन सी बात सही है भाई? पहली वाली सही है ज्ञानेश कुमार की कि डिजिटल वोटर लिस्ट इसलिए हटाई गई क्योंकि वो मैनिपुलेट हो जाती, लोग हैक कर लेते, या आज की सही है जब राहुल गांधी ने किया? आप राहुल गांधी को कितना भी गाली दे ले ऐश्वर्य जी, राहुल गांधी इस समय लोकतंत्र की एकमात्र आशा है केंद्र के स्तर पे। ये जो लुटेरे हैं ना, जो ज्ञानेश को, क्या हुआ? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग विधेयक पास किया गया 2023 में, और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उनको स्टेटस दे दिया गया। पूरे भारत की कोई अदालत मुकदमा नहीं करेगी, कोई उनके खिलाफ प्रस्ताव नहीं पारित करेगी। पार्लियामेंट से महाभियोग पास होगा और ऊपर जाएगा, उसमें भी लेक्यू ना देखिए। इलेक्शन कमिश्नर तब हटाए जाएंगे सब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेगा। क्या है भैया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर्स को। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह दे कि इस इलेक्शन कमिश्नर को हटा दीजिए, हटा दिया जाएगा। आपने पिट्ठू पाल रखे हैं, चोर पाल रखे हैं, झूठे पाल रखे हैं। और इस देश से जाति जाति आप कह रहे थे ना, मैटेरियलाइज वाले मनोज सिंह ने पूरे में जाति पढ़ी है। जिस दिन आप अपने से कपूर हटाना छोड़ देंगे और नरेंद्र मोदी हटा लेंगे, तब समझ में आएगा। और विरोध देखिए, माननीय अनंत विजय जी बोलते हैं कि जनेऊ दिखाया जाए। कहा भैया अनंत विजय जी, 3.6% ब्राह्मण व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, जनेऊ दिखा के वोट पालेंगे। तो इतनी चिढ़ है आपको लोगों से कि आप उनको देखना नहीं चाहते हैं। 100% वोट में अगर 96.4% वोट आपका अलग जा रहा है तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। जनेऊ दिखा के कर दिया गया। अरे बेईमान है आप लोगों को। आने वाले समय में ये कहा गया है ना, इससे दिनकर जी ने कहा ना, क्या कह दिया दिनकर जी ने? हाँ बता रहा हूं, समर शेष है नहीं दोस्त का भागी केवल ब्याज। जो दलाली कर रहे थे समय लिखेगा उनका भी अपराध, आपका भी अपराध ऐश्वर्या जी लिखा जाएगा। आप जिस तरह से पक्ष लेते हैं। क्या पक्ष बोल रहे हैं? आपने कभी अनुराग ठाकुर को राजकुमार बोला? आपने धर्मेंद्र प्रधान को राजकुमार बोला? राहुल गांधी के बराबर है कोई? गोयल को राजकुमार बोला? राहुल गांधी के बराबर है कोई? अरे राहुल भैया, मैंने तो गौरव गोगोई को भी नहीं बोला। देखिए राहुल गांधी, बात सुनिए रत्नाकर जी, बात सुनिए। जिस दिन गौरव गोगोई खेत में, जिस दिन जितिन प्रसाद, जिस दिन आरपीएन सिंह, जिस दिन ये खेत में मोजा पहन के जाएंगे ना, उस दिन उनको भी राजकुमार बोला। आप बात समझिए रत्नाकर, डोंट ट्राई टू डिविएट, डोंट ट्राई टू डिविएट। अनुराग ठाकुर, हाँ क्या टॉपिक पे रहेंगे? हाँ, आपको कौन राजकुमार है, कौन राजकुमार है, कौन नहीं, इस पे डिबेट करना। आई विल डिबेट इट। मैंने क्या कहा? मैंने क्या तेजस्वी यादव को बुलाया? मैंने कहा नहीं, राहुल गांधी एसआईआर है, क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने बता दिया सिद्धार्थ कि आप हारना भी। आप सुनिए, अब आप सुनिए, नहीं अब आप सुनिए, फेड डाउन सुनिए बात सुनिए रत्नाकर जी, फेड डाउन मत कीजिए, अब कर दीजिए। बात समझ, राहुल गांधी को उनके सहयोगियों ने समझा दिया कि देखो भैया हारने वाले हैं। ये नहीं बोला होगा हारने वाले, बोला एसआईआर की वजह से हारने वाले हैं। उनको पता है। क्या तेजस्वी यादव को नहीं पता है कि टक्कर कांटे की है? लेकिन तेजस्वी यादव जमीन का नेता, वो अनंत सिंह के एरिया में घोड़े पे चढ़ के अनंत सिंह को ललकार रहा है। आप बात नहीं समझ रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। अगर हराना है बीजेपी को तो जमीन पे जाके हराओ ना। ये कब तक ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन करते रहोगे?
अरे इलेक्शन ये कब तक करते रहोगे जनता के बीच में? प्रशांत किशोर, मेरे को लगता है प्रशांत किशोर 5-6% से ज्यादा नहीं लेने वाले हैं। ये मेरा अपना मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं तब भी आपको बोल रहा हूं जो मैंने कहा एग्जैक्टली मेरा मानना वो है कि 10-12 कैंडिडेट इधर उधर से आएंगे, जिनको सीट नहीं मिलेगी उनको प्रशांत किशोर देंगे, वो 5-7% वोट लेके 4 सीट आ जाएगी। ये मेरा मानना है। लेकिन वो प्रशांत किशोर भी बोलता है कि अगर एसआईआर है, अगर हर 100 में से 5 वोटर काट रही है बीजेपी और वो सारे विपक्ष के काट रही है, तो मैं उन बाकी 95 पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, मैं उन 95 बचे हुए 95 पे करूंगा और उस 95 से बीजेपी को हराऊंगा। आपको समझ नहीं आ रहा है? आपको समझ, आप अभी भी गलत को गलत, गलत दिन को रात कब तक बोलेंगे? सिद्धार्थ यादव काउंटर, सिद्धार्थ यादव कब तक करेंगे आप ये? सिद्धार्थ देखिए ऐश्वर्या जी, रत्नाकर जी कह रहे थे कि राहुल गांधी इस देश की आशा है। कौन सी आशाएं या राष्ट्रीय निराशाएं, ये बात तो मैं नहीं जानता, पर आज एक पत्रकार ने राहुल जी से पूछा कि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या कहेंगे, तो कह रहे लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो बीजेपी का विरोध करना है, लोकतंत्र थोड़ी बचाऊंगा मैं। ये तो इनकी राष्ट्रीय आशा है। जिस व्यक्ति को ये तक नहीं पता, जिन लोगों को वो अपने मंच पे ला करके खड़ा करें और मंच पे खड़ा करके उनका नाम बोलें कि इनका नाम कट चुका हो, उनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनका नाम वोटर लिस्ट में है। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले और मजबूती से झूठ बोलने वाले अधिकृत पुरस्कार पाए हुए व्यक्ति हैं और कुछ नहीं है। राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं और इस देश की एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं ऑनलाइन जाकर के ओटीपी से डिलीट कर दिया। अरे जिस व्यक्ति को यह नहीं पता ग्राउंड पे चुनाव कैसे लड़ा जाता है, वोटर डिलीट कैसे किया जाता है, फॉर्म 7 क्या होता है, फॉर्म 7 देने के बाद कौन वेरीफाई करने आता है, वेरीफाई करके क्या प्रोसेस होता है, वो कह रहे हैं ऑनलाइन डिलीट कर दिया। ये ऐसे नेता को क्या करेंगे हम? ऐश्वर्या जी, इनके परिवार को ये देश ढोए जा रहा है, एक के बाद एक ढोए जा रहा है, और अब राहुल जी आकर के बैठ गए। ये सामने आकर, दूसरी बात सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा बस। दूसरी बात सुनिए, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे 4 साल से ज्ञानेश कुमार को वो चिट्ठी लिख रहे थे, ज्ञानेश कुमार चोर है। अभी आपके शो पे भी कहा, देश के इलेक्शन कमिश्नर के कह रहे हैं, अरे ज्ञानेश कुमार कब प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को बोलते हैं ज्ञानेश कुमार। देखो भैया, इंसिडेंट की आप कह रहे हैं, इस सबसे इलेक्शन नहीं जीते जाते। सेक्रेटरी थे एक देश के सरकारी विभाग, ये ज्ञानेश कुमार हैं, कल ईडी चीफ थे, उससे पहले सीबीआई चीफ थे। इस सबसे इलेक्शन नहीं जीता जाता। रत्नाकर जी वेलकम। पंकज जी आपने बड़े बड़े कांग्रेस, ऐश्वर्या जी, चुनाव जीता जाता है जमीन पे जाके के दिलों में। पंकज जी आपने बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को एडवाइस किया, हार का ठीकरा दूसरों, आपने बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को एडवाइस किया है। पंकज जी, ये राहुल गांधी को क्यों आप एडवाइस नहीं करते? क्यों आप एडवाइस नहीं करते कि भैया जाओ जमीन पे जाके लड़ो, हराओ इनको, हरो, मतलब हार का ठीकरा किसके सर फोड़ना है, इसके लिए लड़ाई चल रही है कि इस बार ईडी सीबीआई नहीं तो एक नया लाओ, इलेक्शन कमीशन लाओ। कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन हराया जाता है क्या? बीजेपी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, 14 में आप हारते क्या? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप हारते 14 में, कांग्रेस हारती? नहीं हारती। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ पार्ट ऑफ इट, मीडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। जाना तो जनता के बीच पड़ेगा ना। वो तेजस्वी यादव को पता है, क्योंकि वो लालू का, उसको पता है भैया जमीन पे जाना पड़ेगा। अनंत सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हारेंगे, उसको पता है, फिर भी मैसेज देने के लिए वो आदमी घोड़े पे निकला है। क्यों? क्योंकि अनंत सिंह का एक रुतबा है उस एरिया में, तो उसने कहा मैं इसके एरिया में जा रहा हूं, मैं घोड़े पे जाऊंगा। आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज। ही इज अ पॉलिटिकल लीडर। जीते या हारे बात अलग है, मैसेजिंग तो है ना, जनता से कनेक्ट तो है। पंकज जी ये तो समझिए आप, कब तक एजेंसियों के सर पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे कि कांग्रेस हार गई? पंकज शर्मा जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जनता से कनेक्टेड नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जनता के बीच नहीं जाते हैं। अगर राहुल गांधी जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा, अभी बिहार में इतना बड़ा वोट अधिकार यात्रा, आप कह रहे हैं राहुल गांधी जनता के बीच नहीं जा रहे। अभी पंजाब में राहुल गांधी थे, आपकी निगाह में नहीं आए वो। आपको सिर्फ एक ही, आप हो गए हैं सिर्फ एक ही निगाह से चीज़ों को देखने वाले। क्या दुर्भाग्य है कि संवैधानिक संस्थाएं अपनी भूमिका ठीक से निभा नहीं रही। जो चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, वो भी उस रंग में रंग गया है, कोई इस देश में सुनने वाला नहीं। तो उसमें राहुल गांधी प्रेजेंटेशन भी ना करें, उसमें राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करें, सिर्फ
हुक्मरानों का में जाके भी बजाना, मल्टीनेशनल कंपनी में जाके रोज पीपीटी दो, बरदार होना। आप मेरे को बता दो पंकज शर्मा जी, मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा था, आप इसको फिलोसॉफिकल वे ले रहे हो, ले लो फिलोसॉफिकल। आप मुझे बताओ, अभी एंडिंग नहीं हो रही है गरिमा, म्यूजिक डाउन, प्रेजेंटेशन करके कौन सा इलेक्शन कौन जीत गया? आप मेरे को बताइए, पिछले 70+ सालों में कौन सी प्रेजेंटेशन से कौन सा इलेक्शन जीत लिया? ये आपने कैसी पत्रकारिता, मतलब आई हैव टू क्वेश्चन यू टुनाइट। मेरे को आपको पूछना पड़ेगा पंकज जी, आप सीनियर एडवाइजर हैं, आपने कमलनाथ जी को एडवाइस किया, कितने लोगों से आप आज ये कैसा है पीपीटी बना के इलेक्शन जीता जाता है? तेजस्वी यादव को पता है, वो वहां सड़कों पे रोल रहा है क्योंकि उसको पता है कांटे की टक्कर है, लेकिन तब भी वो लड़ेगा। तो राहुल गांधी को एडवाइजर ने बताया, देखो सर जाने का फायदा नहीं है, तो पीपीटी करते हैं, पीपीटी देते हैं, एक्सपर्ट बुलाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, और जो जिसको आप दिखाओगे प्रेजेंटेशन में वही प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल के मीडिया से बात करके बोलेगा हमें तो बोला था जी, चले जाओ, हम चले गए। आप समझो तो पंकज जी मैं क्या कह रहा हूं, अरे जाओ जनता के बीच में, उस यात्रा का आप इतने कसीदे पढ़ते हो पंकज जी, उस यात्रा के आप रत्नाकर जी इतने कसीदे पढ़ते हैं, तो अभी वो यात्रा क्यों नहीं कर रहे बिहार में? आई एम टॉकिंग, इट विल हेल्प कांग्रेस पार्टी, पीपीटी विल नॉट हेल्प कांग्रेस पार्टी, कंप्यूटर हेल्प नहीं करेगा, एक बात बताइए, जनता करेगी। अरे पीपीटी से अगर गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए प्रेजेंटेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन 2 प्रेजेंटेशंस के बाद इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? रूलिंग पार्टी के चेहरे पर इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? सवाल निर्वाचन आयोग से होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के लिए बीच में कूद रही है। क्यों इतनी हवाइयां उड़ रही हैं सिर्फ 2 प्रेजेंटेशन से? अगर बीजेपी की उसके मनोज सिंह, एवरीवन ऑन एयर, आई एम एंडिंग नाउ। मृत्युंजय जी आपको, अच्छा सुनिए मृत्युंजय जी, मृत्युंजय तिवारी जी, अगर बीजेपी आज सम्राट चौधरी पटना के चाणक्य होटल में प्रेजेंटेशन करें, क्या आरजेडी के कान में जू भी रेंगेगी? सही सवाल कह रहा हूं, जवाब देना। अगर आज बीजेपी लालू जी के काल का करप्शन का कोई इशू निकाल के प्रेजेंटेशन दिखाए चाणक्य होटल में, सारे बड़े पत्रकारों को बिहार में बुलाए और सवाल जवाब करे, तेजस्वी यादव के लालू जी के कान पे जू भी रेंगेगी? हाँ या ना? में जवाब दीजिए, समय कम है। हाँ या ना? हाँ या ना? ऐश्वर्या जी हाँ। चुनाव लड़ने के लिए सरकार से सवाल पूछने के लिए हर तरह से तैयार रहना पड़ता है। विपक्ष के नेता है, विपक्ष की जिम्मेवारी, तो विपक्ष के नेता तो तेजस्वी भी है, संवैधानिक सिद्धार्थ का क्या, रत्नाकर जी, मनोज जी, हर जगह ये जाति के बजाय मुझे विकास का भी तो नंबर दीजिए। बिहार में विकास कितना है? आई डिसएग्री। मैं तेजस्वी यादव क्यों कह रहा हूं? गर्मा ग्राफिक्स वाइल एंड 60-40, थैंक यू टू एवरीवन एल्स। रत्नाकर जी आज समय कम है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, भावनाओं को समझिए। गर्मा वैसे ही मेरे पर नाराज हो रही है, आप बात समझिए। ये जो पाए है ना, ये जो पाए चार्ट, ये जितनी जातियां दिखा रहा है, मैं चाहता हूं एक ऐसा हो जिसमें यह दिखाए कि कितना विकास हुआ है। कोई तो पार्टी है जो दिखाए, बीजेपी दिखाए, आरजेडी दिखाए, एलजेपी दिखाए, जेडीयू दिखाए, कोई तो दिखाए नहीं। क्योंकि बिहार भारत की राजनीति की नब्ज जरूर है, लेकिन बिहार में आज भी जाति का बोलबाला है और विकास कोसों दूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।